टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, कितने तरह का प्रॉब्लम अमूमन हम लोग बनाएंगे, थोड़ी सी चर्चा पिछले पार्ट में, एप्लीकेशन वाले पार्ट में हम लोग कर चुके हैं, तो थोड़ा और काम आसान हो गया है। पहला कि काई स्क्वायर इज ए टेस्ट ऑफ गुडनेस टू फिट। और इसमें कितने तरह का प्रॉब्लम हमने आपको बताया कि टेस्टिंग हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल प्रोबेबिलिटी। हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे हम लोग किस चीज़ से रिलेटेड? इक्वल प्रोबेबिलिटी से। ये थ्योरेटिकल नॉलेज आपको काम देगा, जिसमें इक्वल प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अमूमन हर प्रॉब्लम में ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी दिया ही रहता है, और इसी गुडनेस टू फिट के तहत दूसरा भी करेंगे। ये पहला कर दें, और ये दूसरा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये किसके सेंस में? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एनपीसी हम लिख देते हैं सी, कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिखे, एनपीसी आपको याद रखने के लिए कि एनपीसी जो हमने बताया कि एरिया को डिवाइड करेंगे, और तब एरिया के डिवीजन की मदद से फिर उस एरिया को, परसेंटेज एरिया को नंबर में, अब 180 है और 180 को 5 पार्ट में बांटना है एनपीसी पे, तो 3 पार्ट है, तो क्या हो जाएगा? 5/6, 6/5, तो 1.2, मतलब वन पार्ट विल बी 1.2, और उस 1.2 एरिया के भीतर हर का अलग एरिया है। देखते हैं कि मिडिल का एरिया ज़्यादा होता है, ग्रेजुअली घटता चला जाता है, तो वो सबको परसेंटेज टेबल से देखकर एरिया में कन्वर्ट करने वाला प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे कि 180 को इस पार्ट में कितना, इस पार्ट में, मतलब पांचों पार्ट में यदि 80 को डिवाइड करेंगे तो कितना कितना होगा, और वहीं उसका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकल जाता है। दूसरा, मतलब ये पहला जो किए इसमें 2 हो गया। दूसरा में हम लोग क्या करेंगे? काई स्क्वायर टेस्ट एज ए इंडिपेंडेंस, मतलब 2 वेरिएबल के बीच का डिफरेंस देखेंगे, इंडिपेंडेंस, और ये हमने अभी एप्लीकेशन वाले पार्ट में की है। तीसरा हम लोग कंटीजेंसी टेबल 2x2 वाला प्रॉब्लम करेंगे, 2x2 फोल्ड कंटीजेंसी टेबल, जो हमने एग्जाम्पल भी दिया। चौथा में हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट में इट्स करेक्शन, काई स्क्वायर टेस्ट व्हेन टेबल इंट्रीज आर स्मॉल है, तो स्मॉल में क्या होता है? इट्स करेक्शन वाला प्रॉब्लम करेंगे। इट्स करेक्शन हमने बताया कि 0.5 घटा देते हैं। इसी में दूसरा भी होगा कि कंटीजेंसी टेबल का जो प्रॉब्लम हमने बनाया है उसका भी हम लोग क्या करेंगे? उसमें भी इट्स करेक्शन की मदद से, और मतलब सिंपल, मतलब वो जो एंट्री है वो यदि स्मॉल है तो। और इसके अलावा कई बार आपको ऐसा भी प्रॉब्लम है, 3x3 का भी कुछ प्रॉब्लम है, जो अभी तक हमने अपने जो टारगेट है मेरा आपको लेक्चर आपके लिए जो करने का, उसमें नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बाद में हम इसको ऐड कर दें। हमने अभी यहाँ 4 ही लिया था। सो ऑल टुगेदर वी शैल बी वर्किंग ऑन 6 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, और यदि इसको ऐड कर दे तो 7 टाइप्स हो जाएगा। देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस 7। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और काई स्क्वायर का फॉर्मूला हमने उस दिन लिख दिया था। काई स्क्वायर के फॉर्मूला से ही आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। एक तो ये समेशन हो जाता है, ये टोटल FO माइनस FE का, अब इसको FO FE का आप समझ चुके होंगे, ये FE से डिवाइड होगा, और ये इसका समेशन, मतलब इसके इसको इसका FO माइनस FE, उसको फिर उसके FE से डिवाइड करना, स्क्वायर करने के बाद एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, सबको जोड़ना, और तब ये फॉर्मूला बनता है इसका। चूंकि FO का कॉलम, FE का कॉलम, और फिर
जो वेरिएबल्स है उसका कॉलम 3 कैटेगरी में है, 4 कैटेगरी में है। तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो r-1, रो-1 एंड कॉलम-1। तो जो होगा हाइपोथेटिकली आप कुछ वैल्यू लिख के कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका हो गया। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज द रिजल्ट ऑफ टेंट, ये हम बता चुके हैं, ये आपको ब्रीफ कर दे रहे हैं फिर कि जो दिया हुआ रहता है या फिर हम यदि कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें जो हमको वैल्यू आता है, हमने ओपिनियन लिया तो इस ओपिनियन में कितने लोगों ने क्या कहा, मेल ने कितना कहा, फीमेल ने कितना कहा, किसने यस कहा, किसने नो कहा, कौन न्यूट्रल था आदि का जो हमारा जो रिजल्ट होता है, मतलब जो ऑब्जर्व्ड रिजल्ट है या एक्वायर्ड रिजल्ट है, वो एफओ का काम करता है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का। और इस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज बेस्ड ऑन द नल हाइपोथेसिस एंड कैलकुलेशन एज एवरेज ऑफ एफओ। मान लीजिए कि इसको इतना नंबर आया, इसको इतना नंबर आया, इसको इतना नंबर आया, इसको इतना नंबर आया, तो हम उसमें अनुमान लगाएंगे कि आना कितना चाहिए था, तो आना तो एवरेज चाहिए था। तो ये इसके पीछे है। और फिर एनपीसी का भी हमने एग्जांपल दिया। तो एफ ही कैसे निकलता है, ये भी when chi-square value is equal to or more than the table or critical value, the null hypothesis is rejected. null hypothesis बहुत जरूरी है chi-square के लिए, क्योंकि ये वो null hypothesis के कारण ही एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालते हैं। उसको कहते भी हैं कि ये क्या है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, हमने पहले लेक्चर में आपको बताया भी है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या मानता है कि नल और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो ये नल हाइपोथेसिस है। लेकिन जो क्रिटिकल वैल्यू उसको बोलते हैं, आप जानते होंगे, जो टेबल का वैल्यू, उसके लिए टेबल आपको मिलता है, टी टेस्ट वगैरह में हम लोग देख चुके हैं, आर में भी जानते हैं। उसी तरह से chi-square का भी क्रिटिकल वैल्यू होता है। जो टेबल वैल्यू को ही क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं, टेबल वैल्यू को ही क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। और वो वैल्यू या तो हमारे वैल्यू से कम होगा, हमने जो chi-square कैलकुलेट किया, वो वैल्यू जो हमको मिला, उस वैल्यू से टेबल का वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू या तो कम होगा या अधिक होगा। तो आप सुनिए, व्हेन chi-square वैल्यू इज इक्वल टू और मोर देन द टेबल और क्रिटिकल वैल्यू, द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। मतलब कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो वो तो कह रहा है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, और जब सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है, चूंकि वैल्यू ज़्यादा है टेबल का, तो ऑब्वियस है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। इस पे कई बार बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। नहीं, जैसे ही chi-square का वैल्यू टेबल वैल्यू, ऑब्टेन्ड वैल्यू टेबल वैल्यूज के बराबर या अधिक होगा, तो क्या होगा, वो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। मतलब ये है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। When obtained chi-square value is less than the table or critical value, the null hypothesis is accepted। नहीं, डिफरेंस नहीं है, मतलब more than critical or table value chi-square indicates significance। chi-square is not significant, तो null hypothesis retained। सिग्निफिकेंट नहीं है मतलब है कि नो डिफरेंस नहीं है, तो नल हाइपोथेसिस तो ये है कि डिफरेंस नहीं है, वहीं हो रहा है। यूजुअल लेवल आर 0.05% विश्वास के साथ, और यही लेते हैं। तो इस तरह से हमने बताया कि कितने तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। 6-7 तरह हमने बताया। और इसका जो हाइपोथेसिस है, अमूमन जो आपको मेजर काम करना है, कंटीजेंसी और कुछ बढ़ जाए अलग तो अलग बात है। तो 3 तरह के हाइपोथेसिस होंगे आपके पास, उसको भी हम लिख देते हैं कि chi-square टेस्ट बेस्ड जो हाइपोथेसिस होगा, उसमें 3 कैटेगरी, हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपोथेसिस ऑफ टेस्टिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब हम लोग 3 तरह का मेजर सवाल बनाएंगे, जैसे तो हमने बताया।
और 3 तरह का हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है। इस तरह से हम लोग ने ये भी देखा कि ऑल टुगेदर 6-7 तरह के प्रॉब्लम को हम लोग करेंगे, लेकिन मेजर कैटेगरी ये 3 ही हम लोग ध्यान में देंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और इंडिपेंडेंस का। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट एज